हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं प्रीमिक्स के 5 सवाल। और आपको फॉर्मेट पता है कि आपने क्वेश्चन देख के उसका आंसर अपने पास नोट करके रखना है और एंड में जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आप अपने मार्क्स देखेंगे और मुझे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है कि प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, इन सब के अंदर जो बात कही गई है उसको बेस्ट डिफाइन करते हुए लिस्ट 2 है। तो आपने मैच करना है, यानी कि मैच द फॉलोइंग, जैसा कि नॉर्मली होता है। कौन सी चीज बेस्ट डिफाइन करती है प्लूरलिस्ट, पीपल, डेवलपमेंट और एलिटिस्ट डेमोक्रेसी को। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी से रिलेटेड है। रिसेंटली न्यूज़ में भी था, मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात होती थी, तो इसलिए इसको मैंने कवर किया है। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा सवाल जो है वो 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेके 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सी गलत। चौथा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लेके सवाल आपके सामने है और उसमें आपने सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। आखिर सवाल या 5th क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू अर्बन 20 या U20 इनिशिएटिव, अगेन करंट अफेयर्स में न्यूज में रहा है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपने स्क्रीन पॉज करके उनको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है और चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिमाइंडर दे दें कि हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो है वो ऑनगोइंग है, जिसके अंदर अभी इकोनॉमी के सेशंस चल रहे हैं। सो राउंड बाय राउंड वी आर कवरिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेबस, और अभी भी आपके पास 4-4.5 महीने हैं इस कोर्स को जो है आप कवर अप कर सकते हैं। 11 से 1 बजे तक लाइव सेशंस के थ्रू हमारी जो क्लासेस है कंडक्ट की जाती हैं, जिसमें आपको सेशंस के साथ साथ सारे के सारे स्टैटिक और करंट अफेयर्स के नोट्स प्लस 4000 प्लस MCQs, 8 फुल लेंथ टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे आप अपने डाउट्स का डेली रेजोल्यूशन भी कर सकते हो, डेली क्विजेस के अंदर पार्टिसिपेट भी करके अपनी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बेहतर और सुधार ला सकते हो। 11999 में आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो आप हमारे नंबर्स और ईमेल आईडीज पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले का आंसर है ए। तो जिन्होंने आंसर ए लिखा है, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके 2 मार्क्स आ गए। प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी यानी कि वो डेमोक्रेसी जहां पे बहुत सारे ग्रुप्स, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर सके। तो दैट इज कॉल्ड अ प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, जहां पे डिफरेंट ग्रुप्स जैसे कि ट्राइबल ग्रुप्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, फार्मर यूनियंस हो गई, है ना, ये सारे ग्रुप्स के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सके। तो हमारी कंट्री भी एक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं, और वो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए भी डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती हैं इलेक्शन लड़के, या पॉलिटिक्स के बाहर से भी वो एज अ प्रेशर ग्रुप और एज एन इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करती है। तो ये हमारी प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी है। इसका आंसर है 4 का ए। बी का 3, पीपल्स डेमोक्रेसी। अब हम सोचेंगे कि यार ये जो टर्म है पीपल्स डेमोक्रेसी बहुत ही जेनेरिक टर्म है। डेमोक्रेसी वैसे ही मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल, तो भाई पीपल्स डेमोक्रेसी क्या होता है। देखो यहीं पे बात आती है कि थोड़ी सी हमको पॉलिटिकल थ्योरी भी जाननी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपसे स्टेट की बेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन पूछी गई है, आपसे लिमिटेड गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल थ्योरी की तरफ भी नजर हमें ले जानी पड़ेगी। ये इंडिकेशन हमें यूपीएससी दे रहा है। तो अगर हम बात करें पीपल्स डेमोक्रेसी की, पीपल्स डेमोक्रेसी कोई ऐसी बोलने वाली बात नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर आप देख सकते हैं। और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट दोनों ही जो फिलॉसफीज हैं इनके अंदर ये आता है। अब हमने सोशलिज्म का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, या सोशलिज्म या कम्युनिज्म के बारे में हमें बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग योर पॉलिटी। इवन अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो भी आपको सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल यूपीएससी एस्पिरेंट। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट सोशलिज्म का क्या है? सोशलिज्म का थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है कि जो कैपिटलिज्म है यानी कि पूंजीवाद है, जिसके अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज या मींस ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, और यही प्रॉफिट जो है उस फैक्ट्री को, उस इंडस्ट्री को रन करने के लिए दोबारा रीइन्वेस्ट किया जा रहा है। उस कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमने चेंज करना है, बदलना है। वो इसीलिए क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम अपने वर्कर्स
यानी कि प्रोलेटेरियत, जिनको कार्ल मार्क्स बुलाते हैं प्रोलेटेरियत, अपने वर्कर्स यानी उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है जो इंडस्ट्रियल ओनर के फैक्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। ये सिंपल थॉट प्रोसेस सोशलिज्म को जन्म देता है। सोशलिज्म के अंदर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। सोशलिज्म के अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और सोशलिज्म एज अ पॉलिटिकल थॉट हमारी कंट्री के अंदर भी अप्लाई हुआ जब हमने आजादी के बाद अपने 5 ईयर प्लान्स बनाने शुरू किए। तो डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज बहुत सारी चीजें लेयर बाय लेयर हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, बट एटलीस्ट हमको ये नॉलेज होनी चाहिए कि समाजवाद या सोशलिज्म जो है दैट टॉक्स अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और पीपल्स डेमोक्रेसी उसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी सोशलिज्म का एक ब्रांच है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिज्म, कम्युनिज्म क्या है? कम्युनिज्म गोज 1 स्टेप फर्दर फ्रॉम सोशलिज्म, और कम्युनिज्म ये कहता है कि क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो कॉमन ओनरशिप के अंदर होंगे, कोई भी रिसोर्सेज चाहे वो लैंड हो, मिनरल्स हो, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, कोई भी उसका प्राइवेट ओनर नहीं होगा और वो सब में ओनरशिप बट जाएगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि किसी स्टेट की, किसी राज्य की, किसी गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं होगी। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि किसी गवर्नमेंट या अथॉरिटी की जरूरत नहीं होगी, ये कम्युनिज्म यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बताया गया था बाय कार्ल मार्क्स। लेकिन जब इसे प्रैक्टिस में उतारा गया तो कम्युनिज्म ने गवर्नमेंट्स को भी एक्सेप्ट किया कि गवर्नमेंट होनी चाहिए और एक प्रॉपर गवर्नमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जब बात करते हैं इस पीपल्स डेमोक्रेसी की तो ये स्पेसिफिकली टर्म इस्तेमाल होती है फॉर अ कम्युनिस्ट और अ सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट took into its strides democracy as well। अगर हम सोशलिज्म की आइसोलेशन में बात करते हैं तो वहां डेमोक्रेसी नहीं होती, वहां पे इलेक्शंस नहीं होते, वहां पे रूल जो होता है वो रेवोल्यूशन के थ्रू, अपराइजिंग के थ्रू पावर ग्रैब की जाती है, ग्रैस्प की जाती है। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेसी वाले सिस्टम के अंदर मल्टी क्लास, मल्टी पार्टी लेवल की डेमोक्रेसी होती है। तो यहां पे बहुत सारी कैटेगरी के लोग जो हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं, चाहे वो वर्कर्स हैं, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, चाहे वो माइन वर्कर्स हैं, ठीक है, जो भी वर्कर्स और पीजेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करते हैं, प्रोफेशनल क्लासेस को भी बिलोंग करते हैं, वो आपस में पावर शेयर करते हैं। ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो है इसे पीपल्स डेमोक्रेसी बोला गया। इट इज अ टेक्निकल टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर दोज कंट्रीज वेयर सोशलिज्म वाज ब्रॉट बाय डेमोक्रेटिक सिस्टम। जहां सोशलिज्म डेमोक्रेसी के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था उसे पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं। यूरोपियन और एशियन कंट्रीज में ये 1940s में आया। ईस्टर्न यूरोप की कई सारे देशों में जब रेवोल्यूशन हुआ, अपराइजिंग हुई, तो डेमोक्रेटिक तरीके से पीपल्स डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश की गई, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थॉट प्रोसेस सोशलिस्ट थी, सोशलिज्म को बिलोंग करती थी। और सोशलिज्म क्या कहता है दोस्तों? पीपल्स डेमोक्रेसी या सोशलिज्म क्या कहता है? सोशल इक्वालिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ। तो इसीलिए पीपल्स डेमोक्रेसी के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल थॉट है, आइडिया है। बात करते हैं डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी की। जब भी आप डेवलपमेंट डेमोक्रेसी की बात करते हैं या डेवलपमेंट की भी बात करते हैं तो यह ध्यान में रखिएगा कि डेवलपमेंट मींस द एबिलिटी टू रियलाइज योर इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड पोटेंशियल। आपकी एंटायर पोटेंशियल को अगर आप रियलाइज कर पाते हैं कंप्लीटली तो उसे डेवलपमेंट बोला जाता है। तो डेवलपमेंट डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ कि हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। आपने कैपेबिलिटीज अप्रोच के बारे में जरूर पढ़ा होगा। डेवलपमेंट के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया कैपेबिलिटी अप्रोच आपको यह बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब ह्यूमन अपनी पोटेंशियल का, अपनी कैपेबिलिटी का मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर सके, और वही डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी के अंदर भी होता है। एलिटिस्ट डेमोक्रेसी जो हमें नाम से पता चल रहा है, एलिट्स का रूल मतलब कुछ सिलेक्टेड प्रिविलेज्ड फ्यू लोगों का रूल, चाहे वो वेल्दी हो, चाहे वो वेल एजुकेटेड हो, किसी भी तरीके से वो एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के थ्रू वो रूल कर रहे हैं। तो एक्चुअल में चाहे डेमोक्रेसी मतलब ऑन पेपर चाहे डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग, कुछ सिलेक्टेड लोग ही उस डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्ट होने का मादा रखते हैं, पावर रखते हैं।
दैट इज एन एलीट डेमोक्रेसी। तो ये तीन चीजें आपको क्लियरली बताती हैं कि हमारी प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी, पीपल्स डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, यू शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दीज कंसेप्ट्स। तो आपको मैं होमवर्क भी दे रहा हूं साथ में, आपने सोशल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। मैंने यहां पे आपके जो पीडीएफ अटैच्ड है उसमें लिखा भी है इसके बारे में, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है सोशल डेमोक्रेसी के बारे में। इंडिया में क्या आप सोशल डेमोक्रेसी देखते थे या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म देखते थे? दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, और ये दोनों कंसेप्ट मैं नेक्स्ट प्रीमिक्स में डिस्कस करूंगा, ठीक है। रीजन बीइंग कि हमें थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, पॉलिटी के आ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इनमें आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। अपनी रिसर्च कंडक्ट करें, और अगले हफ्ते हम मिलेंगे जहां पे मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह बात बिल्कुल सही है यहां तक, लेकिन 1958 में नहीं एस्टैब्लिश हुई थी, एस्टैब्लिश हुई थी 2010 में, जब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट को अमेंड किया गया था। तो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज करेक्ट, एंड इट वाज मेड बाय अमेंडिंग द एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन एक्ट, अमासर एक्ट भी इसे बोला जाता है। 2010 में इसे अमेंड किया गया था और इसे बनाया गया था। दूसरा, यहां लिखा है इट इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिक्लेयर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एज नेशनल इंपॉर्टेंस। किसी भी साइट को, आर्कियोलॉजिकल साइट को डिक्लेयर करना कि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का है या नहीं है, ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी की फाइनल डिसीजन नहीं होता है। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी सिर्फ रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये हम कहां से पता लगाते हैं? ये हम पता लगाते हैं इस अमासर एक्ट के सेक्शन 4A से, जहां लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शाल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब कैटेगरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड एज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड व्हाइल प्रिस्क्राइबिंग सच कैटेगरीज इट शैल रिगार्ड टू, ये सब चीजें। तो फाइनल अथॉरिटी दोस्तों कौन है जो डिक्लेयर करता है कि कोई मॉन्यूमेंट नेशनल इंपॉर्टेंस का है या नहीं है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक चीज हमने ये याद रखनी है यहां से। दूसरी चीज हमने याद रखनी है कि एनएमए यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी जो 2010 के अंदर बनी थी, उसको कई सारे और भी फंक्शंस दिए हुए हैं। तो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और साइट्स के लिए वो बायलॉज निकालता है। बायलॉज यानी कि कुछ कानून की तरह इंप्लीमेंट होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, इन बायलॉज के अंदर ऐसा लिखा है कि किसी भी एंशिएंट मॉन्यूमेंट के 100 मीटर्स के रेडियस के अंदर अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, और 200 से 200 मीटर्स के रेंज के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के से परमिशन लेनी पड़ेगी। So prohibited area is 100 meters and regulated area is 100 to 200 meters of monuments of national importance. तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये 2010 के अंदर जो अमेंड हुआ था एक्ट, उसके अंदर बनी है, इसलिए स्टेटमेंट दोनों गलत है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, 6 शेड्यूल के बारे में। सीधा साधा सवाल है, आपके पॉलिटी के बेसिक से आपको ये सवाल बताना है, लेकिन कुछ फेरबदल यहां पे स्टेटमेंट्स में किया गया है। पहला फेरबदल, ये ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। 6 शेड्यूल के अंदर जो स्टेट्स हैं उनको, उनके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बताना और उन्हें रीऑर्गेनाइज करना, मतलब उनकी बाउंड्री चेंज करना, उनका नाम चेंज करना वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, ये काम गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ना कि प्रेसिडेंट की। तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते कहां पे हैं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं उन स्टेट्स के अंदर जिनको 6 शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया गया है। 6 शेड्यूल में कौन से स्टेट्स आते हैं? 6 शेड्यूल में आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन स्टेट्स के अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर किए जाते हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, और अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर ट्राइब है तो वहां ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होगा, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए 3-4 ट्राइब्स, अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं, तो उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमस रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। फॉर वन ट्राइब वन रीजन, सेकेंड ट्राइब सेकेंड रीजन, इस तरीके से कुछ। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट सही है। हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जिसको डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। उस 30 में से 4 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, और 26 मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू आते हैं, यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। तो ये इलेक्टेड मेंबर्स एक तरीके से वहां की असेंबली की तरह काम करते हैं,
और वहां के लिए कुछ लॉज भी बना सकते हैं, कुछ कानून भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, लैंड, कैनाल वाटर, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी ट्राइब्स के लिए सेंसिटिव मैटर्स हैं, उन सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर ये कानून बनाते हैं और वो कानून गवर्नर से साइन होने होते हैं, गवर्नर से साइन होने होते हैं और गवर्नर का सिग्नेचर उन पे चाहिए होता है। तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये कानून बनाने की पैरेलल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन जाती है, 6 शेड्यूल्ड स्टेट्स के पास ही ऐसी अथॉरिटी होती है। तो आप ये समझे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के कानून या पार्लियामेंट के कानून यहां डायरेक्टली नहीं अप्लाई होते, यहां पे अपना कानून चलता है जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलाती है और गवर्नर के सिग्नेचर लेती है। बहरहाल तीसरा पॉइंट आपसे ये कहता है, तीसरा पॉइंट क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा था दोस्तों कि आसाम के केस में प्रेसिडेंट और इन बाकी 3 स्टेट के केस में गवर्नर ये बताते हैं कि कौन से पार्लियामेंट्री लॉज ट्राइबल एरियाज में लगेंगे और कौन से नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरियाज यानी कि इस एरियाज जहां पे हमने ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है, उन एरियाज के अंदर पार्लियामेंट्री लॉज अप्लाई नहीं होते हैं अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट या गवर्नर ना बोल दे। लेकिन यहां पे थोड़ी सी चीज हमने समझनी है कि आसाम के केस में गवर्नर ऑफ आसाम के पास यह पावर होती है कि वो बताएं कि पार्लियामेंट का बनाया गया कानून या स्टेट की विधानसभा का बनाया गया कानून उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में लगता है या नहीं लगता है, नंबर 1। सेकेंडली, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के केस में 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 इज फॉर पार्लियामेंट्री लॉ एंड केस नंबर 2 इज फॉर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। ठीक है, तो मेघालय की विधानसभा, त्रिपुरा की विधानसभा, मिजोरम की विधानसभा, ये केस है, और पार्लियामेंट, भारत की संसद, ये दूसरा केस है। जब बात करते हैं पार्लियामेंट का कौन सा लॉ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन लेने का, फैसला लेने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर का कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होगा या अप्लाई होगा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, ये गवर्नर्स ऑफ दी स्टेट्स करते हैं। तो इस तरीके से क्लैरिफाई कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, क्लटर जो है वो खत्म कर देते हैं कि आसाम के केस में दोनों ही पार्लियामेंट्री और स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ अप्लाई करवाना प्रेसिडेंट का काम है, गवर्नर का काम है। जबकि यहां त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में पार्लियामेंट्री लॉज के रिलेटेड जो काम है वो प्रेसिडेंट का है और स्टेट लेजिस्लेचर के रिलेटेड जो लॉज है वो गवर्नर का है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहां स्टेटमेंट में थोड़ा सा फेरबदल किया गया था। चौथा क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में 2 स्टेटमेंट है। नंबर 1, एज रिगार्ड लेजिस्लेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सॉवरेन, बट इन इंडिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। दैट इज वेरी वेरी करेक्ट। भारत में जो पार्लियामेंट है, भारत का जो संसद है, उसकी लेजिस्लेटिव या लॉ मेकिंग पावर पे लिमिट्स लगी हुई हैं। किस तरीके की लिमिट्स हैं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है तो उसको अमेंड करने का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है और कई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में तो आपको स्टेट्स का कंसेंट भी लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम नहीं है। इसका एक और बहुत बड़ा कारण यह है कि जुडिशियल रिव्यू की डॉक्ट्राइन अवेलेबल है। तो पार्लियामेंट अगर कोई भी कानून बनाता है और वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाता है जुडिशरी के द्वारा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के खिलाफ हो जाता है, तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देती है एंड दैट रिमेन्स द फाइनल से। व्हाई? बिकॉज जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और दूसरा, जुडिशरी फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की बिल्कुल भी नहीं है, पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी नहीं है। जबकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट फाइनल अथॉरिटी है, रीजन बीइंग कि वहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो कोई लिमिट लगाने वाली चीज, अगर कोई लिमिट लगाने वाला कानून हो भी, लॉ हो भी, तो उसे वो बदल सकते हैं बाय सिंपल लॉ मेकिंग, सिंपल लेजिस्लेशन से। तो ये फर्क है। तो स्टेटमेंट पहली सही। दूसरी स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट नॉट कंसिस्ट ऑफ लेस देन 5 जजेस। दिस इज डेफिनेटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज क्लियरली आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 क्लॉज नंबर 3 ये कहता है कि जो मैटर्स जहां पे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, अगर कोई ऐसा मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाते हैं
दे मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि कितने जजेस उस पर्टिकुलर केस को सुनेंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्ट्रेंथ भी बताई गई है कि वो 5 लोगों से कम नहीं हो सकता. So it is greater than equal to 5 judges and that is clearly mentioned in your article 145 of the constitution. तो ये चीज कई लोगों को जो है पता नहीं होती है, दे मे स्किप इट. तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं रेफरेंस देके, कॉन्स्टिट्यूशन का ही, आर्टिकल 145 का ही. आखिरी सवाल, अर्बन 20 इनिशिएटिव या U20 इनिशिएटिव. अर्बन 20 इनिशिएटिव क्या 2015 में पेरिस क्लाइमेट समिट में लॉन्च हुआ था, स्टार्ट हुआ था? जी नहीं. तो यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, दोनों इनकरेक्ट है. सिटी डिप्लोमेसी इनिशिएटिव तो है ये सर, लेकिन ये पेरिस क्लाइमेट समिट में नहीं हुआ था लॉन्च. ये वन प्लैनेट समिट में लॉन्च हुआ था, जो पेरिस में जरूर हुई थी लेकिन साल 2017 में. तो जब पेरिस क्लाइमेट समिट 2015 में हुई थी, तो उसके 2 साल बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने, फ्रेंच सरकार ने एक समिट रखवाई थी अपने यहां, जिसको उन्होंने वन प्लैनेट समिट कहा. और वन प्लैनेट समिट के अंदर से उन्होंने समिट यानी कि हर साल मीटिंग करनी शुरू कर दी. अभी तक 5 समिट्स हो चुकी हैं. और इस तरीके से ये अर्बन 20 या U20 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था. U20 इनिशिएटिव भारत के अंदर इसके रिलेटेड इवेंट्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, एंड दैट इवेंट्स आर बीइंग कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. और इस इवेंट्स को G20 प्रेसिडेंसी भारत के पास आने की वजह से और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. Why? Because U20 या अर्बन 20 इज वन ऑफ द एंगेजमेंट ग्रुप्स ऑफ G20. तो ये G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, इसके कौन कौन मेंबर होते हैं आपको पता है. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो यहां मैं डिस्कस नहीं करूंगा. G20 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सिटीज के लिए, ताकि वो क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल मोबिलिटी, अफोर्डेबल हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मैटर्स पे बात कर सके. G20 प्रेसिडेंसी जो है वो भारत ने स्टार्ट कर दी है 1 दिसंबर से, और वो 30 नवंबर तक चलेगी, 1 साल तक चलेगी 2023 में. और अहमदाबाद जो U20 के सारे इवेंट्स होस्ट करने वाला है, यहां पे ये U20 के इवेंट्स होंगे. तो इसका मतलब न्यू दिल्ली विल नॉट होस्ट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस मिनिस्ट्री, बट अहमदाबाद विल होस्ट. एंड रिसेंटली जून 2022 की बात करें तो अहमदाबाद को रिकॉग्नाइज किया गया था एज पार्ट ऑफ C40 कंट्रीज. तो ये भी मैंने जो आपसे बात की वो पहले भी कही थी कि क्लाइमेट 40 कंट्रीज जो हैं, C40 कंट्रीज जो हैं, वहां पे C40 जो सिटीज का ग्रुप है, C40 सिटीज का ग्रुप है, क्लाइमेट 40 सिटीज का ग्रुप है, लोकल गवर्नमेंट्स का ग्रुप है, वहां पे अहमदाबाद को रिसेंटली मेंबरशिप मिली थी. आपको मुझे 2 बातें बतानी है. एक, क्या न्यू दिल्ली इसका मेंबर है? ठीक है, आपको भी तो कुछ काम दूंगा मैं. आपने बताना है कि क्या न्यू दिल्ली C40 का मेंबर है. और दूसरी बात आपने मुझे ये बतानी है कि C40 की मेंबरशिप में कौन कौन से इंडियन सिटीज हैं, विच इंडियन सिटीज आर मेंबर ऑफ C40. ठीक है, तो आज आपका दूसरा काम ये है. पहला काम याद है, पहला काम जो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि आपने सोशल डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में मुझे बताना है. नेक्स्ट हफ्ते मैं डिस्कस करूंगा. और दूसरी चीज आपने मुझे ये बतानी है कि न्यू दिल्ली क्या पार्ट है C40 का. और तीसरा क्वेश्चन ये कि अगर हाँ तो और कौन से सिटीज C40 इनिशिएटिव के पार्ट है. तो ये जो समिट है अहमदाबाद में होने वाली है, ये समिट न्यू दिल्ली में नहीं होने वाली है. या ये मीटिंग जो है, नॉट समिट, ये अर्बन 20 या U20 इनिशिएटिव के इवेंट्स जो हैं अहमदाबाद में होंगे. और ये पेरिस क्लाइमेट समिट में नहीं स्टार्ट हुआ था, ये वन प्लैनेट 2017 में स्टार्ट हुआ था. इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त करते हैं. ज़रूर कमेंट सेक्शन में बात करें, क्वेश्चंस पूछें, सवालों के जवाब दें, ताकि हम नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से चीज़ें डिस्कस कर सकें. थैंक यू.